अस्सलाम वालेकुम। आज हम मज़मून नवीसी के हवाले से बात करेंगे कि मज़मून के लिखने का क्या तरीक़ाकार है। हम सबसे पहले मज़मून को हमें पता होना चाहिए इसका माना क्या है। मज़मून लफ्ज़ जो है अरबी ज़बान का लफ्ज़ है जिसका मतलब बयान, मानी, मफ़हूम, इंशा या किसी मौजू के मुतल्लिक़ लिखना, ये मज़मून के मानों में आएगा। और अंग्रेज़ी में इसको ऐसे कहते हैं, यानी कि आप किसी भी मौजू पर मुदल्लल अंदाज़ में अपनी बात तहरीर कर सकते हैं, लिख सकते हैं। इसका कैनवस खासा वसी है, तो आप अपने नज़रियात, अपने ख़यालात, अपने अफ़कार उनको जो है मज़मून के ज़रिए बयान कर सकते हैं। और जिस तरह हर चीज़ का एक तरीक़ाकार होता है, इस तरह मज़मून का भी एक तरीक़ा है। जैसे हर चीज़ का आगाज़ है, वस्त है और अंजाम है, इसी तरह मज़मून का भी यही तरीक़ाकार है। जैसे मिसाल हम देते हैं कि आप कोई घर तामीर करते हैं, तो उस घर को बनाने के लिए आप एक नक्शा मुरतब करते हैं, नक्शा तरतीब देते हैं कि हम यूँ इस तरह घर बनाएंगे। और जो आपकी एक वो भी नक्शा तहरीरी सूरत आपकी होती है, आपके सामने एक तस्वीरी सूरत होती है किस तरह आपने अपने घर की तामीर करनी है और तकमील के कैसे मराहल होंगे, इसकी फिनिशिंग कैसे होगी, इसको खूबसूरत कैसे बनाएंगे, इसका आगाज़ कहाँ से होगा। इसी तरह मज़मून में भी इसका आगाज़ जो है बड़ा मुतासिरकुन होना चाहिए कि आप जिस भी मौजू पर बात करना चाह रहे हैं उसका बुनियादी तारफ़ आप बड़े अच्छे अंदाज़ में करवा सकें जिस पर आपने कलम फरसाई करनी है। अब ये एक और चीज़ है कि मज़मून असल में बच्चों के सिलेबस में मौजूद है, 20 नंबर का सवाल होता है। तो हम इम्तिहानी नुक्ता नज़र के हवाले से बात करेंगे कि अगर बच्चे इम्तिहान में आपने मज़मून लिखना है तो सबसे पहले आप उसका एक खाका तैयार करें। जब तक आपके पास एक नक्शा नहीं होगा, एक स्केच नहीं होगा, आप कुछ भी लिख नहीं सकेंगे। खाका मसलन चले हम और आसान करने की कोशिश करते हैं। मसलन हमारे पास मज़मून आ जाते हैं दहशत गर्दी पर लिखें। अब दहशत गर्दी क्या चीज़ है हमें तो मालूम नहीं। आपको मैं एक ऐसी आसान टेक्निक और बता देता हूँ जो कह लें कि इंतहाई आसान है, इससे आसान कोई सूरत हाल हो ही नहीं सकती। कि आपके सामने एक मौजू आ गया है, अब मौजू के हवाले से कुछ ना कुछ आगाही तो ज़रूर होती है। आप सवाल करें, ख़ुद से सवाल करें उस मौजू के बारे में। अब सवालात के ये बड़े फ़वाइद हैं। मसलन हमने बात की कि दहशत गर्दी की, तो सबसे पहले ज़हन में एक ख़्याल तो आएगा कि दहशत गर्दी क्या चीज़ है, इसकी तारीफ़ क्या है, इसकी डेफिनेशन क्या है। मालूम तो हो दहशत गर्दी कहते किस चीज़ को है। तो आप रफ़ अमल में आप अलग एक सफ़ा पर या आखिर में पहले उसके वो सवालात जो हैं वो तैयार कर लें कि किस तरह दहशत गर्दी क्या है। ये एक तारीफ़ी तौर पर हमें मालूम हो जाएगा। तो हमें मालूम होना चाहिए कि दहशत गर्दी, दहशत फैलाना, खौफ फैलाना, लोगों को खौफ व हरास में मुब्तला करना दहशत गर्दी है। हाँ, वो किसी भी तर्ज की हो। फिर इसकी हम देखेंगे हिस्ट्री क्या है। इसका ज़हन में आएगा कि दहशत गर्दी तो ये हो गई, अब ये शुरू कहाँ से हुई, इसका आगाज़ कैसे हुआ। तो दहशत गर्दी आगाज़ अगर वो कहा जाता है जी कि आदम के एक बेटे ने दूसरे बेटे को मार दिया, एक मिथ है, तो आगाज़ तो वहाँ से ही हो गया कि उसने खौफ में मुब्तला कर दिया बाकियों को भी कि कत्ल कर दिया, मार दिया, ये एक आगाज़ तो हो गया। तो खैर जदीद अतवार में या पहले दहशत गर्दी की क्या सूरतें थी और अब क्या सूरत है। अब तो लोगों के अंदर खौफ व हरास फैलाने के अलावा इनफरादी तौर पर
دہشت گردی تو ہوتی ہے، اب اجتماعی طور پر ممالک اس میں شامل ہیں اور بڑے ممالک چھوٹوں کو خوف میں مبتلا کرنے کے لیے مختلف جو ہے طریقہ کار اپنائے رکھتے ہیں۔ اب یہ تو ایک پورا طریقہ آ گیا، ایک اس حوالے سے ہم بات کریں گے کہ مثلاً پوری دنیا میں دہشت گردی موجود ہے اور ہر طاقتور اپنے سے کمزور کو اپنے خوف میں مبتلا کیے رکھا ہے، کر رہا ہے، ہاں وہ انفرادی سطح پر ہو یا اجتماعی سطح پر ہو، ہاں وہ ایک کسی گاؤں کا چودھری ہو، ہاں وہ کسی ملک کا سربراہ ہو، ہاں وہ کسی ایجنسی کا سربراہ ہو، ہاں وہ کسی ملک کا سربراہ ہو، یعنی کہ وہ کسی فوج کا سربراہ ہو، وہ پورا ایک جو کہہ لیں کہ کٹ ہوتا ہے ملکوں کا، ان کے سربراہان ہوں، تو وہ ہر سطح پر طریقہ کار وہی ہے کہ خوف پھیلا کر اپنے مقاصد جو ہیں ان کا حصول ہوتا ہے۔ یہ بنیادی چیزیں ہمارے ذہن میں آتی ہیں دہشت گردی کے حوالے سے، اگر مضمون کی سطح پر ہم بات کر رہے تھے۔ پھر سوال آئے گا کہ اس کا جو ہے شکار کون کون ہے، کس انداز میں ہے، یہ بھی تو آئے گا کہ دہشت گردی منظم انداز میں اب ہوتی ہے۔ سیکرٹ سروسز جو ہیں، خفیہ ایجنسیاں ممالک کی اب موجود ہیں جو دہشت گردی کے ان کا مقاصد کیا ہوتے ہیں کہ وہی لوگوں کے اندر خوف پھیلانا، کسی دوسرے ملک کو ڈیسٹیبلائز کرنے، یعنی کہ اس کو ختم کرنے کے لیے، اس کو تباہ کرنے کے لیے، اس پر اپنا قبضہ جمانے کے لیے طریقہ کار یہ اپنایا جاتا ہے کہ ان کے ملک کے اندر انتشار پھیلایا جاتا ہے، لوگوں کے اندر خوف و ہراس پھیلایا جاتا ہے، عبادت گاہوں کو نشانہ بناتے ہیں دہشت گرد، اجتماعات کو نشانہ بناتے ہیں اور لوگوں کو خریدا جاتا ہے جہاں محرومیاں ہوں، جیسے ہمارے بلوچستان میں محرومیاں ہیں تو وہاں لوگوں کو خرید کر ایجنسیاں ہمارے ملک میں دہشت گردی کر رہی ہیں۔ اب یہ تو ہو گئے، اب ہم آئیں گے کہ پاکستان میں دہشت گردی، پاکستان میں دہشت گردی پر بھی ہم بات کریں گے۔ اسی طرح یہ یعنی کہ ایک سوال ہمارے ذہن میں جنم لے گا کہ پاکستان میں کیا کیا مسائل ہیں اس حوالے سے، تو ہمارے ملک میں ظاہری بات ہے ہم کہیں گے کہ خاص کر جو ہے 70s کے بعد یہاں دہشت گردی کی زیادہ جو ہے یہ فضا پھیلی۔ سب سے پہلے تو خاص کر ہمارے اپنے ہی لوگ جو ہیں انہوں نے دہشت گردی کا آغاز کر دیا، لوگوں کو خوف میں مبتلا کیا اور مذہب کو ٹول کے طور پر استعمال کیا۔ یہ سب سے بڑا المیہ یہ ہے کہ دہشت گرد سارے جتنے بھی ہیں وہ ان کا بنیادی جو ہتھیار ہے وہ مذہب ہے، مذہب کے ذریعے وہ لوگوں کے جذبات سے کھیلتے ہیں اور ان قتل و غارت کرتے ہیں۔ ہمارے ہاں جتنی تفرقہ بازی ہے، یہ لعنت موجود ہے کہ گلے کاٹ دو، قتل کر دو، یہ سارے دہشت گردی کے زمرے میں آتی۔ تو یہاں ایک فرقے کو دوسرا فرقہ مارتا ہے اور پیچھے عزائم کون سے ہیں؟ بیرونی قوتوں کے۔ ہمارے ملک میں بیرونی حملہ آور جو CIA ہے، موساد ہے، را ہے یا ایران کی ایجنسیاں، یہ سارے اور بلوچستان کی جو پارٹیاں بنائی گئی ہیں ہمارے ملک میں منظم انداز میں، افغانستان کی ایجنسیاں یہ ہمارے ملک کو ڈیسٹیبلائز کرنے کی کوشش میں مصروف ہیں، کام کر رہے ہیں۔ جیسے ہماری ایجنسی جو پاکستان کی وہ ISI بھی ہے۔ تو یہ اس طرح یہ ساری ایجنسیاں کوارڈینیشن سے ایک دوسرے کے تعاون کے ساتھ ہمارے ملک میں جو ہے انتشار پھیلا رہے ہیں اور ملک کو پیچھے دھکیلنے کی کوشش جاری ہے۔ تو یہ دہشت گردی کے زمرے میں ساری چیزیں آتی ہیں۔ پھر سوال ہمارے ذہن میں ابھرے گا کہ بھئی دہشت گردی کو ختم کیسے کیا جا سکتا ہے، اس کے نقصانات کیا ہیں؟ نقصانات دیکھیں کہ ہم ذہنی طور پر جاہل ہو گئے ہیں، یہ سوال تو آئے گا ذہن میں کہ نقصان کیا ہوا ہے ہمارا، کہ ہم قومی طور پر بہت کمزور ہو گئے ہیں، ہمارے اندر عدم برداشت ہوگی بہت انتہا کو پہنچ چکی ہے، ہم کسی کی بات سننے کے قائل نہیں، مکالمہ ختم ہو چکا ہے، ہم بات سننا گناہ سمجھتے ہیں اور ایک دوسرے کا گلا کاٹ دیتے ہیں، اور یہ مذہب کو ٹول کے طور پر استعمال کرنا یہ رواج جو ہے قدیم زمانے سے چلا آ رہا ہے، جو آج بھی ہمارے ہاں رائج ہے۔ حالانکہ مذاہب تو اخلاقیات اور اخلاقی اقدار بناتے ہیں، سنوارتے ہیں، لوگوں کو محبت سکھاتے ہیں اور زندگی گزارنے کا ڈب دیتے ہیں۔ تو یہ نقصانات ہیں کہ قومی طور پر ہم
पूरी दुनिया में हमारी जागहसाई है और लोग हमें दहशतगर्द करार देते हैं इसी वजह से कि हम दहशतगर्दी का शिकार हैं और अमली तौर पर हमारी साख ही दहशतगर्दों वाली हो चुकी है। लोग हमसे डरते हैं, खौफ खाते हैं हमारे नाम से। ये नुकसान हुआ है, ये नुकसानात हो रहे हैं। तो सबसे बड़ा और देख लें हम लोग जो बैरून मुल्क हैं, जो हमारे दुश्मन हैं, वो हमें इस कदर कमज़ोर कर रहे हैं कि दुनिया में कोई हमसे ताल्लुकात ही इस्तवार ना करे। तो ये नुकसानात होते हैं इनफरादी सतह पर भी और इज्तिमाई सतह पर भी कि जो हैं कौमें तन्हा रह जाती हैं। और फिर आगे हम चलते हैं तो इसको ख़त्म कैसे किया जा सकता है, ये सवाल हमारे जहन में आएगा। ये सारी चीज़ें आपने रफ़ पेज पर लिख लें। ये सवालात अगर आप, जब मैं अभी बोल रहा हूँ 8-10 मिनट में बोलूँगा, तो जब आप इसको लिखेंगे मज़ीद कई चीज़ें सामने आएंगी। अब मैं तो सिर्फ आपको तरीका बता रहा हूँ मुख्तसर अंदाज में। जब आप लिखेंगे तो आपके ये 4-5-6 सफ़ा तक चले जाएंगे ये सवालात के जवाबात। थोड़ी सी आगाही तो होनी चाहिए कि ख़त्म क्या करने का तरीका ये है कि हम एक एक फ़र्द, हमें अपने तमाम अफराद को इनफरादी तौर पर अपनी अपनी ज़िम्मेदारी महसूस करना होगी। हमें अपने मुल्क के इदारों के साथ तावन करना होगा। हम ऐसे कोई एक्टिविटीज़ में जो मुल्क दुश्मन, कौम दुश्मन जो सरगर्मियाँ हैं, उनमें मुलव्वस लोग जो हैं उनको रिपोर्ट करना चाहिए। इस तरह हम जो है इनफरादी सतह पर और गवर्नमेंट की हमारी जो तमाम एजेंसियां हैं अपने मुल्क की, उनको भी एक दूसरे के साथ तावन करके इस तरह हम दहशतगर्दी पर काबू पा सकते हैं और हम अपने जो मसाइल हैं उनको समझें। ख़ास कर हमें मजहबी तौर पर दहशतगर्दी ख़त्म तब होगी जब हम मज़हब वाला टूल जो है इसको पीछे करेंगे। हमारा बहुत आसानी से इस्तेमाल मज़हब के ज़रिए होता है कि इसके नाम पर जिसको जी चाहें कत्ल करवा दें, जो मुझे भी आप मरवा सकते हैं। एक मैं मिसाल दे रहा हूँ कि कोई छोटी सी बात में, हालांकि ऐसा ख़त्म होना चाहिए, ये बिल्कुल गलत है। इसीलिए हम बहुत पीछे जा रहे हैं और हमारा जो लोग हमारे ऊपर अब एतमाद नहीं करते। हम पूरी दुनिया में हमारे जो सिटीज़न हैं पाकिस्तानी, उनको हकारत की निगाह से देखा जाता है कि ये दहशतगर्द हैं, कि खौफ फैलाते हैं लोगों का। तो हमने इस चीज़ को कवर करना है, ख़त्म करना है। तो ये तरीक़ाकार है मज़मून लिखने का। अब मज़मून के अंदर जो अहम चीज़ है, सादा ज़बान होनी चाहिए। आपने कोई कोटेशन लिखनी है तो वो आपने रमूज़ औकाफ़ का इस्तेमाल करना है, यानी कि वावैन के अंदर लिखें। कोई किसी बात की तशरीह करनी है, कोसैन के अंदर लिखें। सक्ते का इस्तेमाल करें, ख़त्मा आप लिखें सही तरह, वक्फ़े लाजिम जिसको आप कहते हैं, और इस्तफ़हामिये का इस्तेमाल आपको प्रॉपर आना चाहिए। और फिर आप दूसरी ज़ुबान के अल्फाज को कम से कम इस्तेमाल करें। एक ही ज़बान, यानी कि अगर आप उर्दू में लिख रहे हैं तो उर्दू को ही अहमियत दी जाए, वो उसको ही लिखें। और फिर इसके अंदर ज़ैली सुर्खियाँ गलत है। आपने लिखनी है कोई भी बात पैराग्राफ की सूरत में, 1 पैरा, 2 पैरे, 3 पैरे, 4 पैरे, यानी कि पैरा वाइज आपने बात लिखनी है। सुर्खियों के अंदर बिल्कुल नहीं लिखना। सुर्खियाँ मज़मून के अंदर जो हैं मुनासिब नहीं होती। तो ये बिल्कुल बुनियादी चीज़ है। उम्मीद करूँगा कि मज़मून को लिखने का ये तरीका आपको समझ आ गया होगा। मज़ीद अगर कोई इस हवाले से परेशानी हो तो आप मुझे कमेंट में बता दीजिएगा। इंशाल्लाह मज़ीद बेहतर करने की कोशिश करेंगे। जहाँ तक आसान तरीन अंदाज़ में समझाना कह लें कि हो सकता था, समझाया जा सकता था, मैंने कोशिश की है। बहुत शुक्रिया।